क्या आप भी इंडियन स्टॉक मार्केट के दो ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं मिड कैप के जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें, जिनका एक्सपेंस रेशियो कम हो, जिसमें बहुत ज्यादा आपको टैक्स ना देना पड़े रिटर्न्स के ऊपर, उसके अलावा जब आप उसको रिडीम करें तब आपको बहुत ज्यादा पैसा ना देना पड़े। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि दो बेस्ट म्यूचुअल फंड मिड कैप सेक्टर के जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम उन्हीं दो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी पूरी डिटेल्स जानेंगे और आप उनको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये भी हम कंक्लूड करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं सीधा अपने आईपैड की स्क्रीन पे। पहला म्यूचुअल फंड खोला है मैंने, दैट इज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ। इसके अंदर मिड कैप की सारी कंपनीज रहने वाली हैं। मैं इस पूरे फंड के बारे में आपको बताऊंगा, इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इनके होल्डिंग्स का एनालिसिस क्या है, इस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आईटी में डाला गया है, कितना हॉस्पिटल इंडस्ट्री में डाला गया है, किस किस इंडस्ट्री में कितना बाइफोकेशन है, हम उस पर भी आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अब हम देख लेते हैं कि 5 साल में इसने अब तक कितने रिटर्न्स दिए हैं। क्या पुराने रिटर्न्स के बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं? हाँ, हम लोग जज कर सकते हैं कि पुराने कितने रिटर्न्स आए हैं, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे भी कैसा म्यूचुअल फंड परफॉर्म करने वाला है। तो अगर हम 5 साल के इसके रिटर्न्स देखें तो 37% जैसे रिटर्न है, टू बी एग्जैक्ट 36.49% जैसे रिटर्न है। उसके अलावा अगर मैं पिछली एक साल की बात करूं तो एक साल में इसके 5% के रिटर्न है, बट इस बार मार्केट काफी ज्यादा गिरा है इसलिए। तो आपको मैं ये भी दिखाना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे, बहुत कम भी बन सकते हैं एक साल के अंदर। बट अब मैं आपको इसी में एक ट्विस्ट दिखाता हूं। अगर आप 3 साल पे करोगे तो कितने परसेंट रिटर्न हो गए? 32% के रिटर्न ऑलमोस्ट। तो यही इसमें म्यूचुअल फंड्स में आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी साल ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बट वो अगली साल इतना पूरा रिकवर कर लेगा कि आपके पुराने जो भी रिटर्न्स बने थे उससे काफी ज्यादा अकोमुलेट हो जाएंगे सारे रिटर्न्स मिलके। तो आपको इसी माइंडसेट के साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना भी चाहिए। इसका फंड का साइज क्या है, कितना बड़ा फंड है, कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है? 33,000 करोड़ का फंड है, मतलब 33,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का। तो आप इस बेसिस पे भी रिलाई कर सकते हैं इसमें। और उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल एक काफी ब्रांड ऑलरेडी नोन है म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में, तो आप मोतीलाल ओसवाल की तरफ जा सकते हैं। अभी इसकी हम होल्डिंग का एनालिसिस भी जानेंगे, उसके अलावा हम जानेंगे एक्सपेंस रेशियो वगैरह क्या है इनका, उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करना। एक म्यूचुअल फंड आपको डिसाइड करना चाहिए। वैसे अगर आप मिड कैप में डालना भी चाहते हैं तो अपना जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें स्मॉल कैप में भी रखना चाहिए, आपको मिड कैप में भी एक रखना चाहिए, लार्ज कैप में भी एक दो रखने चाहिए। तो इस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हैं। अब मैं इसकी होल्डिंग्स की बात कर लेता हूं। तो होल्डिंग्स में अगर आप देखोगे तो कोफोर्स जैसी कंपनी, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनी, ट्रेंट जैसी कंपनी, ट्रेंट जो कंपनी है वो जूडियो का मैनेज करती है, जूडियो का जो बिजनेस है वही ट्रेंट कंपनी है। उसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी, कल्याण ज्वेलर्स, ये सारी कंपनीज इसके पास हैं होल्डिंग्स में। अब मैं होल्डिंग का एनालिसिस जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको दिखाता हूं थोड़ा। अगर आप इसमें देख पाएंगे होल्डिंग के एनालिसिस में, इस म्यूचुअल फंड में मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप का फंड है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में 31% का ऐसा अलोकेशन है। 31% जो पैसा है वो इस सेक्टर में डाला गया है, टेक वाले सेक्टर में। उसके अलावा कंज्यूमर का जो सेक्टर है, कंज्यूमर वाले सेक्टर में भी 23%, आप नीचे देख सकते हैं 23% जैसा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसके अंदर 17.6% जैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया गया है। हेल्थ केयर में भी है 5% के समथिंग। तो आप देख सकते हैं इसके भी पे भी आप अपना जजमेंट बना सकते हैं। रियल एस्टेट में से 3% ही कर रखा है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में ज्यादा है नहीं इसका। तो आप इस अकॉर्डिंग भी जजमेंट लगा सकते हैं कि कौन सी सेक्टर आगे बूम करने वाले हैं, और आप स्टॉक्स को भी यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आईटी की तरफ ज्यादा हेवीली इन्वेस्ट हैं तो आईटी अच्छा परफॉर्म करेगा आगे, क्योंकि काफी बड़े बड़े लोग इसको मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड्स को। तो इस स्ट्रेटजी को आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते टाइम भी यूज कर सकते हो कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड किस में पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं कि कितना एक्सपेंस रेशियो लगेगा, आपका एग्जिट लोड क्या लगेगा, उसके अलावा कोई और इसमें कोई छुपा हुआ कोई टैक्स वगैरह है या फिर कहीं से आपके पैसे कटें। तो आपको मैं बताता हूं कि जो इसमें एक्सपेंस रेशियो है वो 0.68% का लगेगा। उसके अलावा जब आप एग्जिट लोड लोगे, मतलब कि अगर आपने 365 डेज के अंदर अंदर रिडीम कर दिया तो 1% जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिडीम का एग्जिट लोड लगेगा। अगर 365 डेज के बाद आप रिडीम करते हो, एक साल के बाद रिडीम करते हो, तो इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए, वरना आपका बहुत 1-2% आपको लगता है कम, पर जब आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो उसका 1% बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए।
उसके बाद मैं बात करता हूँ टैक्स का, तो वही है, लॉन्ग टर्म में कैपिटल में आपको 12.5% देना है, वो सब चीजें हैं, ये तो दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, तो इसके आप जाएंगे नहीं हम इसमें। अब इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है? अजय खंडेलवाल, निकेत साहस, राकेश सेठी और सुनील सांबात, इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हो। ये ऑलरेडी प्रायर कैनेरा रोवे का म्यूचुअल फंड्स में वर्क कर चुके हैं। ये जो पुराने ऑलरेडी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें वर्क करने वाले ही लोग हैं, सारे फंड मैनेजमेंट में जो पूरा मैनेजर बैठे हुए हैं वो। तो आपको ये भी देखना होता है कि कौन से मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नया तो नहीं है। नया मैनेजमेंट होता है तो आपके पैसे लॉस में जा सकते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये कुछ डिटेल थी इस मिड कैप के म्यूचुअल फंड की। मोतीलाल ओसवाल एक अच्छा फंड हो सकता है, 5% की रेटिंग है इसकी। अब एक कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखो, आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, एक अच्छा ब्रांड का नाम है, अच्छा सारे फाइनेंशियल इसके अच्छे सारी होल्डिंग्स हैं, उसके अलावा एग्जिट लोड भी बहुत ज्यादा नहीं है आपके लिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने का ट्राई कर सकते हो। देखो, रिटर्न्स भी अच्छे बना के दे रहा है, 31-32% जैसे रिटर्न्स बना के दिए हैं, तो आप इसकी तरफ सोच सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे म्यूचुअल फंड की। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है HDFC मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे मैंने निप्पॉन क्यों नहीं रखा, उसके अलावा क्वांट का भी आते हैं, काफी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं। देखो, मैं आपको वो म्यूचुअल फंड सजेस्ट करना नहीं चाहता, मैं उन पर डिस्कशन नहीं करना चाहता जिनमें रिस्क बहुत ही ज्यादा हो, जिनके पीछे ब्रांड की वैल्यू ना हो बहुत ज्यादा। देखो, अभी हमने देखा है काफी टाइम से कि हाँ, ये सारे जो क्वांट और ये सब जो फंड्स हैं इनकी भी काफी ब्रांड वैल्यू बनती आ रही है, बट मैं चाहता हूं कि आपका पैसा भी सेफ रहे। देखो, अगर ये जो म्यूचुअल फंड है, अब आप देखो HDFC ने भी 32% से ऐसे रिटर्न्स दिए हैं, तो आप इन पे इजी बेट ले सकते हो रेदर देन कि आप बहुत ज्यादा रिस्की वाले म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाओ। तो मैंने इसलिए इन म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट किया है। HDFC काफी अच्छा नाम है, ऑलरेडी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, तो आप इन पर रिलाई कर सकते हो इजिली। अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के साइज की। देखो, 84,000 करोड़ लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने ये म्यूचुअल फंड्स क्यों लिए हैं। अगर मैं यहीं आपको दूसरे कॉम्पिटिटर्स का दिखाऊंगा तो उनमें काफी कम लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होगा। आपको यहाँ नंबर 10,000 भी दिख जाएगा, 10,000 करोड़ आपको दिख सकता है कि 10,000 की जगह 8,000 5,000 पे भी आ जाए। तो ये चीजें भी आपको बहुत ज्यादा देखनी पड़ती हैं कि कितने इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अगर इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो उसमें लूपहोल है या फिर कुछ तो उसमें दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टर वहां से निकल रहा है, तो आपको ये चीज भी कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स देखो तो आप मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, कोफोर्स, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें बैंकिंग सेक्टर में भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। उसके अलावा फोर्टिस में भी है, IT में भी है। तो हम इसका होल्डिंग का एनालिसिस देख लेते हैं। होल्डिंग एनालिसिस अगर हम देखें तो आप अगर देखोगे तो फाइनेंशियल्स में इसने काफी ज्यादा हैवीली इन्वेस्ट किया है। 26% जैसा जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल्स में। उसके अलावा टेक में भी इसका इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर में भी इसका इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। देखो, अब आप इसको यहाँ पे दो चीज दिख रही होंगी कि कंज्यूमर में भी दोनों म्यूचुअल फंड्स में सिमिलरिटीज थी, टेक में भी सिमिलरिटीज थी, फाइनेंशियल में इसमें ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल को लेके अगर आप सोचते हो कि ये आगे जाके अच्छा कर सकता है तो आप इस वाले म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी जा सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की, एग्जिट लोड की और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह की। तो अगर आप देखोगे कि इसमें भी अगर आप 1 साल में रिडीम करोगे तो 1% जैसा ही एग्जिट लोड लड़ने वाला है। उसके अलावा 0.74 एक्सपेंस रेशियो है। तो ये कुछ हमने 2 म्यूचुअल फंड्स की बात करी। HDFC में भी आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा मिड कैप का म्यूचुअल फंड है ऑलरेडी। अच्छी देखो पीछे HDFC जैसा नाम है तो आप आराम से रिलाई कर पाते हो, आपको ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है, तो इसलिए आप इस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों म्यूचुअल फंड बेस्ट हैं, दोनों इंडस्ट्री में अच्छा करते हुए आ रहे हैं। अब ये आपका डिसीजन है कि आपको इन दोनों में से कौन में इन्वेस्ट करना है। उसके अलावा अगर आपको दोनों में इन्वेस्ट करना है तो आप दोनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मिड कैप सेक्टर को लेके आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो तो ये थे दोनों म्यूचुअल फंड। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट गाइस।